मैं बल्कि स्वामी जी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जो बड़े मान्यवर लोग हैं, जब हमने कहा था किसानों का वंशजों को भी निरंतर लाभ में हिस्सेदारी की नहीं पूरा अधिकार रहना चाहिए, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब दोस्तों। यकीन करें स्वामी अग्निवेश जी पहले इस देश के बड़े योद्धाओं में से हैं जिन्होंने हमारे भू बचाव आंदोलन के साथी संगठनों की इस बात का पुरजोर ढंग से समर्थन ही नहीं किया बल्कि जगह जगह जाकर इसका पक्ष भी रखा। स्वामी जी का जोरदार तालियों स्वागत भी होना चाहिए। आज देश का कमेरा तबका देश की राजधानी में अपने हक के लिए इकट्ठा हुआ और लूटने वाले लुटेरे तबके को चेतावनी देने आया है कि अब हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अपनी एकता का परिचय देते हुए आप सभी मुट्ठी बंद करके जोर से नारा लगाएं मेरे साथ। मैं कहूँगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि ये छत में दरार पड़ जाए, कुछ मामून कर हाल वाले जुर्माना करें आपसे। ये क्या करने आए आप लोग यहाँ, ठीक है ना? कमाने वाला कमाने वाला, लूटने वाला लूटने वाला, नया जमाना नया जमाना, और वो हम ला के दिखाएंगे। मेरे साथी आज जो चौधरी सुखबीर सिंह जी नंबरदार हमारे अध्यक्ष हैं इस सम्मेलन के, और मेरे नौजवान साथी भूपेंद्र सिंह जी रावत, जिनके दिल में एक आग है, एक तड़प है। दिन और रात कंझाला से लेकर के और कन्याकुमारी तक मैंने इनको भागते देखा है। सब जगह पर किसानों की आवाज उठाते देखा है। कहीं भी जाते हैं, वेदा पाटकर जी के किसी सम्मेलन में जाएंगे तो, उड़ीसा के किसानों में जाएंगे तो वो हमेशा हमेशा से एक ही बात उठाते हैं कि किसानों का अपना मालिकाना हक किसी हालत में नहीं छीना जाना चाहिए। मैं इनकी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। एक लक्ष्य लेकर के, जैसे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी थी अर्जुन को केवल, उसी तरीके से भूपेंद्र सिंह जी ने अपना पूरी जिंदगी जवानी किसानों की लड़ाई के लिए समर्पित की है और इस मांग के ऊपर उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया। सारे देश के राजनीतिक नेताओं से अलग अलग जा करके मिल करके उन्होंने इसके ऊपर एक सहमति बनाने का प्रयास किया। आज हमारे बीच में श्री राम निवास जी बवाना के, श्री जगदीश जी कंझावला के, अभी हमारे बीच में बोल के गए जसवीर जी पहलवान जी हमारे पुराने साथी हैं, राजवीर सिंह जी बागपत और रणधीर सिंह जी जनसेवक, सरदार निशांत सिंह जी, बलबीर सिंह जी माथुर, देवी सिंह जी और विजय कुमार जी ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन के, इकबाल जी जो कवि हमारे, और ये तमाम हमारे महाराणा संग्राम सिंह किसान संघर्ष समिति के मंगू सिंह जी, तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। अमर सिंह जी, मीर सिंह जी, जयपाल डांगी जी, उदयवीर जी, विजयपाल जी, युधिष्ठिर जी, ओमपाल जी। अभी सारी लिस्टों में मुझे एक बात का दुख हो रहा है, हमारी बहनें बैठी हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है बहनों कि आपने किसान आंदोलन को, भूमि बचाओ आंदोलन को अपना आंदोलन मान करके यहाँ पर शिरकत की है, यहाँ पर भाग लिया है। आमतौर से किसान कहते ही लोग सोचते हैं खाली पुरुष लोग किसान होते हैं, मर्द लोग होते हैं किसान, लेकिन आज मेरी माँ, मेरी बहनों ने यहाँ पर इतनी बड़ी ताकत से यहाँ आकर के हमें बहुत बड़ा हौसला दिया है। मैं चाहूँगा कि उनमें से भी 2-4 वक्ता के रूप में यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर मंच के ऊपर बैठने के लिए भी उनको बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान हमारी माँ बहनें भी उतनी हैं। बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि मर्द तो किसान मैं देखता हूँ हरियाणा के अंदर 2-1 घंटे सुबह सुबह काम कर लेंगे, फिर दिन भर बैठ के ताश खेलते रहते हैं, माफ करना। और ये जो हमारी माँ बहनें हैं, सुबह सुबह उठ करके पानी करके और फिर निकल जाएंगे खेतों के अंदर, और फिर भरोटा लेकर के शाम को वापस लौटती हैं और रात को सबको खिला करके घर वालों को, और फिर आखिरी में सोती। इतनी मेहनत करने वाली मेरी बहन, मेरी माँ, जिसके बल पर सारा किसान परिवार चलता है, सारी किसानी चलती है, मैं समझता हूँ इनको हमें किसान आंदोलन, भूमि बचाओ आंदोलन में बहुत ऊंचा स्थान देना चाहिए।
आज आप लोगों ने बहुत से मुद्दों के बीच में एक प्रमुख मुद्दा रखा है, और इसलिए मैं ज़्यादा और मुद्दों के बारे में न बात करते हुए भूमि के साथ हमारा जो संबंध है, जो आज से नहीं है, वैदिक काल से है। ऋग्वेद में मंत्र आया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये भूमि हमारी माता है। वहां भारत माता का जिक्र नहीं है, अमेरिका माता का कोई जिक्र नहीं है, पाकिस्तान माता का नहीं है जिक्र, वहां भूमि माता का जिक्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसकी संतान हैं। तो धरती के साथ वैदिक काल से लेकर आज तक परमात्मा ने जो रिश्ता हमारा बनाया, किसानों का जो रिश्ता बनाया, भूमि पुत्र कह करके जिन किसानों को हमने कहा, वो माँ बेटे का रिश्ता है। सरकार अधिग्रहण के नाम पर कोई और चीज ले ले तो ले ले, लेकिन बेटे को अपनी माँ से वो अलग नहीं कर सकती। ये हमें कसम खा करके रहना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम अपनी माँ से अलग नहीं हो सकते, वैसे हम अपनी धरती के हक से अलग नहीं हो सकते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक हमारी पीढ़ियां रहेंगी, तब तक भूमि के ऊपर हमारा मालिकाना हक बना रहेगा। ये कसम खा करके आगे हम जाएंगे। इसके लिए फिर कटाना पड़े तो कटाएंगे। हम याद करेंगे भगत सिंह को, किसान के बेटे को। हम याद करेंगे चंद्रशेखर आजाद को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां को, और तमाम लोगों की, किसानों की जितने भी रहनुमा हुए हैं आज तक देश और दुनिया में, और उनकी कसम खा करके हमने इस लड़ाई को एक नया अंजाम देना है। अभी मुझसे पहले जसवीर सिंह जी बहुत दुखी दिल से कह रहे थे कि नौजवान नहीं है, नौजवान आएंगे। आप कोई क्रांतिकारी प्रोग्राम लेकर के आगे आइए और आज इसका फैसला कीजिए। मुझे जब भूपेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि स्वामी जी हम लोग मावलंकर हॉल में करेंगे, मैंने कहा इतने बड़े हॉल में इतने लोगों को इकट्ठा करने का कहाँ से आएगा खर्चा, कैसे लोग आएंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इतने लोग आएंगे भी कि नहीं। लेकिन आज मुझे आकर के बहुत खुशी हो रही है। आप लोग पूरी ताकत से यहाँ इकट्ठे हैं, सब जिम्मेदार लोग इकट्ठे हैं। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है कम से कम 1-1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए यदि ये लोग वापस जाएं अपने गांव में, इलाके में, और आज से संगठन का बिगुल बजाएं, संघर्ष का बिगुल बजाएं, तो आने वाले महीने 2 महीने के अंदर ही अंदर हम एक जबरदस्त क्रांति का बिगुल बजा सकते हैं। देश की राजधानी, अभी जो आप कह रहे थे जसवीर जी कि हम संसद को घेर सकते हैं, संसद तो क्या चीज है? यहाँ तो 2 लाख किसान आ जाएं तो ही संसद गिर जाएगी। और यदि किसानों ने फैसला कर लिया तो 2 लाख और 10 लाख नहीं, ये 1 करोड़ किसान पूरे देश से उमड़ते घुमड़ते हुए देश की राजधानी और राजधानी को पूरा का पूरा चारों तरफ से घेर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है पूरे देश के किसानों की, और पूरे देश से भी ज्यादा जरूरत नहीं। मैं तो कहूँगा हरियाणा और पश्चिम यूपी का किसान, उत्तरी राजस्थान का किसान तैयार हो जाए तो इतना काफी होगा। क्या ये काम नहीं कर सकते हम? यदि हम यहाँ पर बैठ करके अपना प्रस्ताव पास करके चले गए तो ठीक है, अखबार में 2-4 लाइन आ जाएगी कि ये भी प्रस्ताव किया गया, लेकिन उस प्रस्ताव के पीछे ताकत क्या है? अभी आपने कहा कि हमें राजनीतिक नेताओं से कोई मतलब हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये बहुत जरूरी है। हम अपने आप को किसी एक पक्ष से नहीं जोड़ते, किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ते, सब पार्टी के सब नेताओं से हम उम्मीद करते हैं। 70% हो, मैं तो कहता हूं बाकी के जो 30% है पार्लियामेंट में बैठे हुए, सुबह उठ करके रोटी तो खाते ही होंगे, पेट में अनाज नहीं पड़ेगा तो वो क्या वहां पर बहस करेंगे और क्या बात करेंगे? वो अनाज किसने पैदा किया? कोई भी अनाज खा रहा है, एक दाना भी खा रहा है तो वो किसान का एक तरह से ऋणी है, अन्नदाता का ऋणी है। और इसलिए सारे देश के 125 करोड़ लोगों के लिए आह्वान है, इस आंदोलन को यदि फेल कर दिया या किसी तरह से असफल रहा तो देश के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे वीर शहीदों का अपमान है ये। जिस समय ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब पंजाब की धरती पर भगत सिंह ने झूम झूम करके गाया था, पगड़ी संभाल जट्टा और पगड़ी संभाल। उस समय किसानों की लूट के खिलाफ जो आंदोलन चला था, चौधरी छोटू राम जी ने जो उस समय आवाज उठाई थी,
और उसके द्वारा बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े कवियों ने और किसानों को ललकारा था। मुझे याद आता है कि जब मैं हरियाणा में काम करने के लिए आया नया नया, स्वामी इंद्रवेद जी के नेतृत्व में हमें स्वामी भीष्म जी मिले। स्वामी रामेश्वरानंद जी के गुरु घरोंडा में रहते थे और उन्होंने हमें भजन सिखाए। वो भजन आज भी हम गाते हैं। ये किसने लूट मचाई किसान तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई किसान तेरी छान में, पूंजीपति के घर में शादी आतिशबाजी छूट रही और कुत्ते भी खा रहे मिठाई, 10-12 दिन लूट रही, है रोटी नहीं बनाई किसान तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई किसान तेरी छान में। पूंजीपति के दर्द पेट में घर पे डॉक्टर आता है, पूंजीपति के दर्द पेट में घर पे डॉक्टर आता है और तेरा बच्चा बीमार पड़कर तड़प तड़प मर जाता है, हाय मिलती नहीं दवाई किसान तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई किसान तेरी छान में। पूंजीपति के कोठी बंगले, आतिशबाजी छूट रही, ये सारी बातें इतनी इतनी दर्द के साथ हमारे स्वामी भीष्म जी गाते थे। और भगत सिंह उनके पास आकर के आजादी की लड़ाई के दिनों में ठहरता था छिपने के लिए। हम लोगों ने भी कसम खाई और जिस समय इंदिरा गांधी जी ने अनाज की कीमत रखी और कहा बिचौलियों को, आड़तियों को हटा करके हम सीधे किसानों से खरीदेंगे, 76 रुपए क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदेंगे, तो सारे देश में उनका बड़ा स्वागत होने लगा। सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे तो समाजवाद आ गया, बहुत बड़ा काम हो गया, बिचौलिए हट गए, किसान सीधे सीधे मुनाफा कमाएगा। हमने भी सोचा शायद सचमुच में समाजवाद आ गया। मैं कलकत्ता में पढ़ाता था, सेंट जेवियर्स कॉलेज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट लॉ पढ़ाया मैंने। हाई कोर्ट में मैंने वकालत की। मैं जिस बड़े वकील का जूनियर था, सब्यसाची मुखर्जी, वो बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मैंने स्वामी इंद्रवेद जी से कहा, स्वामी जी ये तो बताओ कि किसानों को इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा, कितने में पड़ी 1 क्विंटल गेहूं बताओ। और तब 76 में से उसको घटाएंगे तो पता लगेगा कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया तुम्हें मुनाफा मिला। बोली ये तो लागत निकाली नहीं हमने कभी, और बहनों वैसे ही खुश हो रहे हैं। हरियाणा की भाषा में कहते हैं बावड़ी पूछ। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं, ये अपने आप ही खुश हो जाए कि 76 रुपए मिल जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे, बड़ा ठीक रहेगा। तो बहुत ही अन्याय, अंधेरगर्दी हो रही है। तो हमने जाकर के पंतनगर यूनिवर्सिटी गए, किसानों के प्रोफेसरों से पूछा, हिसार यूनिवर्सिटी गए, लुधियाना यूनिवर्सिटी गए, और बड़ौत में हमारे सारे किसानों का कॉलेज जो चलता है वहां पर जाकर के हमने सबसे पूछा कि क्या लागत आती। 1 क्विंटल गेहूं की लागत जोड़ जोड़ करके सब ने जो निकाली, 112 रुपए किसान के घर में लागत पड़ती थी 1 क्विंटल की। 1973 की बात मैं बता रहा हूं। 1 क्विंटल गेहूं 112 रुपए लागत पड़ती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। और सरकार बड़े गर्व से कह रही थी कि हम बिचौलियों को हटा करके और 76 रुपए में खरीदेंगे, किसान माला माल हो जाएगा। इन्होंने कहा माला माल नहीं होगा, उसके घर में डकैती डाल रही है सरकार। तो मैं प्लानिंग कमीशन में, उसका दफ्तर यहीं पर 10 कदम पर, प्लानिंग कमीशन में डीपी धर से मिला। इंदिरा जी के खास वो थे, चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, डिप्टी चेयरमैन। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, लूटा किसानों को बर्बाद करने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बताइए सरकार के हिसाब से क्या है। पहले कौन है, आप कौन है? कहते हम साधु सन्यासी हैं। बोले जी किसान जब देने के लिए खुश, सरकार खरीदने के लिए खुश, आप बीच में कहां से आ गए इस तरह भड़काने वाले। हमने कहा कि हम किसान की रोटी खाते हैं, हमारा तो अपने घर बार कोई द्वार है नहीं, इसलिए उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम आपसे पूछने आए हैं कि आप बता दो क्या लागत आती। 76 रुपए दे के आप क्या भला कर रहे हो? नाराज हो गए। चौधरी बंसी लाल जी से हम लड़ पड़े, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तब हमने खड़े करके
चौधरी छोटू राम पार्क में हमने 40,000 किसानों को बुलाया और हमने लिस्ट पढ़ी खाली, ये है तुम्हारी लागत किसान भाइयों। चौधरीओ सोचो तो सही, तुम्हारे छाती के ऊपर मूंग डलने के लिए सरकार आई है और ये तुम्हारी लागत है, तुम्हारे खाद पानी बिजली सबका जोड़ करके, और तुम्हारी जो जमीन है उसकी भी लागत के ऊपर ब्याज लगा करके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में लड़कों को पढ़ाता था, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के बच्चों को, कि कैसे बारीक से बारीक चीजों को कॉस्ट में जोड़ा जाए। जो पूंजीपति की कार जिस गराज में खड़ी होती है उस कार का किराया डाला जाता है, उस कार की पेट्रोल डाली जाएगी, उसका ड्राइवर का हर चीज डालोगे, और यहाँ भैंस को जो चारा दे रहे हैं उसका कोई नहीं जोड़ोगे, गाय को जो चारा दे रहे हैं, बैल को जो इसको नहीं जोड़ोगे। ये हमारी पेट्रोल की लागत नहीं है क्या? जब इस तरीके से लागत हमने पढ़ करके सुनाई तो किसान फूट फूट के रोने लगे, कहले हमारे घर में तो सचमुच में लूट हो रही है स्वामी जी, हम करें तो क्या करें। हमने कहा करना है तो फैसला करो, जो अभी कह रहे थे 3 महीने के लिए रोक लो, हमने कहा 1 साल के लिए फसल सरकार को नहीं बेचनी, हड़ताल करो। बोले हड़ताल हम कैसे कर सकते हैं, बेटी का ब्याह करना है, छप्पर छाना है, कर्जा ले रखा है, हम तो हड़ताल नहीं कर सकते। हमने कहा 1 साल 2 साल मत करो बेटी की शादी, क्या होगा, ये कोई क्रांति करनी है, इनकलाब करना है तो कुछ तो करो। तैयार हो गए, किसानों ने अपना अनाज देना बंद कर दिया। कुछ 2-4 किसान ले जा रहे थे अपनी जबरदस्ती गाड़ियां मंडी की तरफ, हम लोग लेट गए उसके सामने सड़क पर, हमारी छाती के ऊपर से ले जाओ गाड़ी, वो वापस ले गए। तब बंसी लाल ने अपनी पुलिस लगा दी, ले भी लगा करके गांव गांव में जबरदस्ती वसूल करना, और जब इस तरह की जबरदस्ती होने लगी किसानों ने गिरफ्तारियां दी। स्वामी इंद्रवेद जी ने 18 दिन इसी कृषि भवन के सामने बोट क्लब पे भूख हड़ताल की। प्रकाश सिंह बादल आए पंजाब से, उन्होंने उनका अनशन छुड़वाया। मुझे 4 बार ये कपड़े बदल करके, भेष बदल के और नाम बदल करके मैंने अंडरग्राउंड होकर के किसान आंदोलन चलाया। जेबी कृपलानी जैसा आजादी की लड़ाई का नेता करनाल में जाते हुए गिरफ्तार हुआ। हम प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह तोरा करनाल की जेल में बंद थे। मतलब पंजाब के भी किसान आ गए, हमारे भी आ गए, सारे लोगों ने मिल करके देश को हिलाया, और उसका नतीजा ये हुआ सरकार ने 76 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ा करके 105 रुपए क्विंटल किया। 112 फिर भी नहीं किया, 112 भी देती सरकार तो केवल और केवल भूसा उसके घर में मुनाफा बचता और कोई चीज मुनाफा नहीं था। साथियों, मैं कहना ये चाहता हूं, डर तो बहुत है, लेकिन किसानों के अंदर जो आग होनी चाहिए अपनी चीज के, अपने हक को लेने के लिए, वो आग एक बार फिर से ज्वालामुखी की तरह धधकने की जरूरत है। वो ज्वालामुखी बन जाए तो आज हम और आप मिलकर के किसान की आने वाली 1000 पीढ़ियों तक के लिए, ये जो भूपेंद्र सिंह रावत का प्रस्ताव है कि जब तक मानव सभ्यता कायम है तब तक के लिए हमारा हक हमारे बच्चों के नाम पर चलते रहना चाहिए, ये हमसे नहीं छीना जाना चाहिए। मैं समझता हूं ये असली बात है। इस एक बात के ऊपर ही आओ हम और आप मिलकर के पूरी ताकत झोंक के देखी जाएगी आर पार की लड़ाई। वैसे भी मरना है, 2-4-10 दिन के बाद किसी एक्सीडेंट में मर जाएंगे, बीमारी में मर जाएंगे, कौन सा ठेका लेके लाए हैं। एक बार लड़ करके मरेंगे तो कहीं तो इतिहास में भी कुछ नाम आएगा कि वे किसान, बहुत से किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं। पिछले 15 साल में पता लगा कि 2 से 2.5 लाख किसानों ने, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक के किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब लोग कहते हैं आत्महत्या कर ली, किसानों ने आत्महत्या, मैं तो बहुत कमजोरी की बात है, कायरता की बात है। अरे तुम्हें आत्महत्या करने से ज्यादा लड़ करके मरते, संघर्ष करके मरते। आमरण अनशन करने के लिए बैठ जाओ, उसके बाद देखो देश हिलता है कि नहीं हिलता। कोई संघर्ष का मुद्दा हो, उसके लिए मरना हो, इस तरह क्या है सल्फास खा करके और चुपचाप अपने मर गए, ये कोई मरने का तरीका नहीं। हम उसको सम्मान के नजर से नहीं देखते इस तरह से जो आत्महत्या करते हैं। परमात्मा ने शरीर दिया, जीवन दिया है, और जीना है तो लड़ना होगा कदम कदम पर। मतलब जीना है तो क्या बोलते, लड़ना होगा। हाँ जी।
इसलिए उस लड़ाई के लिए आज हमें संकल्प लेना है भाइयों। मैं तो सारी बातों का, जितने आपके प्रस्तावों का पूरा समर्थन करते हुए आज केवल इतना ही कहना चाहता हूं, लड़ाई की योजना बनाइए। और मेरे जैसे, मैं वैसे तो किसान नहीं हूं, आप जानते हैं, कलकत्ते में प्रोफेसर था, वकील था, छोड़ के आया हूं, 45 साल हो गए। लोग मुझे हरियाणा का जानते हैं, लेकिन मैं पैदा हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम। तेलुगु मेरी मातृभाषा। मैंने आप लोगों के बीच में आके काम किया, हिंदी सीखी, मैं हिंदी में काम करता हूँ पूरे देश में और दुनिया में। मैं आपसे चाहता हूँ कि यदि आप लोग मिल करके अपनी एकता बना करके, 36 बिरादरी जो हम कहते हैं, यदि हम किसान क्रांति की आवाज उठाएं, किसान क्रांति, इससे कम में नहीं, किसान मजदूर क्रांति, सब मिल करके मेहनत करने वाला तबका सब इकट्ठा हो जाए और किसान के मालिकाना हक के ऊपर ही केवल एक कि सरकार को लेना है तो लीज पर ले, किसी प्राइवेट कंपनी को लेनी है तो डायरेक्ट हमसे ले, कोई बीच में सरकार को दलाल बना करके हमसे ठग करके न लेने की कोशिश करे। सरकारों का काम दलाली करना नहीं है। सरकारों का काम है, यदि देश के विकास के लिए आप चाहते हो कोई जरूरी काम, कोई रेल की पटरी बिछानी है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है, हमारे हरियाणा के किसान तो मुफ्त में देते रहे जमीन। स्कूल खोलो और कोई अस्पताल खोलो, तुम्हें अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं, हम तो अपनी जमीन देते हैं, बल्कि बिल्डिंग बना करके देते हैं। ये क्या नाटक है कि तुम देना तो चाहते हो बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए, किसी रिलायंस को, किसी टाटा, किसी अंबानी को, और हमें कहते हो पब्लिक पर्पस के लिए हम एक्वायर कर रहे हैं। पब्लिक पर्पस कहाँ है? ये जो नया बिल आ रहा है सबसे बड़ा धोखा है। ये अंग्रेजों के 1894 के कानून से भी बड़ा धोखा अभी जो नया बिल जयराम रमेश जी लाने जा रहे हैं। मैं जयराम रमेश जी की इज्जत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बिल के अंदर जो कमियां हैं उनको मैंने अच्छी तरह देखी है। जो ड्राफ्ट तैयार किया इन्होंने, वो बिल आएगा, इसका मतलब है सारे देश की किसानों की जमीन, खेती की जमीन, लहलाती खेती की जमीन भी, और वो दे दी जाएगी पब्लिक पर्पस, जनता के हित में। जनता का हित क्या है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी नाम दे दीजिए और उसके बाद आप कितनी जमीन कहीं पर भी एक्वायर कर लीजिए। ये सबसे बड़ा धोखा है। और ये सब बातें जितनी और दलीलें दे रहे हैं कि हम इतना मुआवजा दे देंगे, इतना पुनर्वास कर देंगे, आप पूरा तो मुआवजा दीजिए, पूरा पुनर्वास कीजिए, लेकिन मालिकाना हक हमारा नहीं जाना चाहिए। लीज पर लीजिए, आप 40 साल के लीजिए, 50 साल के लिए लीजिए, 60 साल के लिए लीजिए, लेकिन हर साल जितनी कीमत उसकी बढ़ती जाएगी। आज क्या है हालत हमारी? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों की जमीन इंडस्ट्रीज के लिए दे देते हैं लेकर के, और उसके बाद अगले दिन उसका CLU होता है, चेंज ऑफ लैंड यूज होता है। जो 5 लाख रुपए की एकड़ की जमीन खरीदी थी, अगले दिन 50 लाख की हो जाती है। और 50 लाख की होने के बाद जिस समय वहां पर कुछ काम होना होता है तो 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट वहां पर बना करके बेचे जाते हैं। किसान ठगा सा महसूस करता है, मेरी जमीन, उसके हाथ में वो 5 लाख रुपए के आ गए, 2-4 दिन शराब वराब पी करके इधर उधर, और वो खत्म हो जाते हैं। एक बीमारी और मैं कहना चाहता हूं, आज किसानों की इतनी बड़ी पंचायत हो रही है, हालांकि आपके एजेंडा में नहीं है, मैं आपसे माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं, ये शराब की बीमारी जब तक रहेगी किसानों के अंदर, आप कोई लड़ाई न तो लड़ सकते, न जीत सकते, न कामयाब हो सकते। इसलिए किसानों के संघर्ष में आपको ये भी कहना पड़ेगा, एक एक ठेके को हम शराब के उखाड़ के फेंक देंगे, समझ रहे ना? कोई ठेका। और हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगी ये हमारी माँ बहनें, ये लठ लेके खड़ी हो जाएंगी। क्यों बहनें? ठीक है ना? ठेकों को तोड़ना है, और उसके अंदर ठेकेदार जो बेचने वाला, उसको कहेंगे तू बाहर आ जा भाई 2 मिनट के लिए, इसमें तो हमने आग लगानी है। ठेकों में आग लगा करके शराब को हमेशा के लिए, गांधी जी ने कहा था आजादी मिलने के बाद, मुझे 48 घंटे का तुम मौका दे दो देश के अंदर, 48 घंटे के अंदर मैं सारे हिंदुस्तान के शराब के कारखाने और सारे देश की दुकानों को बंद कर दूंगा, ठोकर मार के फोड़ दूंगा। ये गांधी, महात्मा गांधी जैसा अहिंसा का पुजारी, उसने
शराब के लिए कहा। भारत के संविधान की धारा 47 में लिखा है, अंबेडकर के बनाए संविधान के 47वें धारा में लिखा है, पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। पूर्ण शराबबंदी पूरे देश की। संसद के अंदर दोनों हाउस पार्लियामेंट के 1956 में प्रस्ताव पास किया, यूनानिमस रिजोल्यूशन है, सर्वसम्मति से कोई मतलब पूरे देश में शराबबंदी लागू होगी। अब ये सारी चीजें कानून में कागज पर मौजूद हैं, लेकिन लागू कराने का वक्त आता है तो मुझे याद है 1968 में हम कुरुक्षेत्र से पैदल चले, 200 नौजवान सिर पर कफन बांध करके, उन दिनों में नंगे पैर चलता था। गुरुकुल झज्जर में मैंने नैतिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और इंद्रवेद जी और हम लोग 200 नौजवानों को लेके ओम के झंडे के साथ लाल किले की तरफ जब चले तो गांव-गांव के लोगों ने हमें न जानते हुए भी कौन है क्या है बड़ा स्वागत किया, जो अच्छा से अच्छा खाना खिलाया और गांव वाले पूरा गांव दूसरे गांव तक छोड़ने के लिए आते थे। उस समय हम गांव वालों से पूछते थे कि बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, तो गांव के लोग कहते थे आप क्या सेवा करोगे, हम ही सेवा करेंगे आपकी, आप तो साधु सन्यासी ब्रह्मचारी लोग हैं, हम ही सेवा करेंगे। नहीं नहीं, आज तक ये एक तरफा सेवा के नाम पर ठगी होती रही। ये साधु सन्यासी ज्यादातर आते ठगने के लिए, गांजा चिलम पीने वाले साधु वो हम नहीं है, हम देश की सेवा करने के लिए आए। तो जब हम बार बार पूछते थे तो गांव से हमारी कोई माँ हमारे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे के कहती, बेटा तू कुछ करना चाहता है, एक काम कर दे, ये जो ठेका है ना हमारे गांव में, अजी इसको हटवा दे, बस हमारा गांव बच जाएगा। अभी तो गांव उजड़ रहा है हमारा। तो हमने पूछा माँ से कि माँ ये गांव को उजाड़ने के लिए ठेका तुमने क्यों लगवाया पहले? तो बोले हमने नहीं लगवाया बेटा, ये तो सरकार ने लाया। सरकार ने तरक्की के नाम पर ठेके खोल दिए गांव-गांव में। सरकार ने खोल दी, किसने चुनी सरकार? हमने ही चुनी थी सरकार, तो हमने ही अपने वोट से सरकार बनाई। और उस जमाने में तो केंद्र और राज्य पूरे देश में केवल एक पार्टी की सरकार होती थी, कांग्रेस की, और उसी सरकार ने जो गांधी का भी नाम लेती, भारत के संविधान का भी नाम लेती, गांव में ठेके खोल दिए। हमने जाके चौधरी बंसीलाल जी से कहा ये शराब के ठेके तो गांव के लोग नहीं चाहते, आप क्यों खोल रहे हैं? तो फिर वही तर्क, बड़े गुस्से में आ गए वो। साधु को हरियाणा में जब कोई गुस्से में उल्टा सीधा बोलता है तो कहते हैं मोढे, मोढे कहते हैं ना, हमें कल ये मोढे कड़ते आ गए। कहा कि मोढे उठे नहीं, हम आपसे बात करने आए हैं, आप बताइए तो सही। तो कोई तर्क नहीं, कोई जवाब नहीं उनके पास। तरक्की करनी, मुझे सड़कें लानी है, बिजली के तार बिछाने हैं, हरियाणा को मॉडर्न करना है, आमदनी चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। अरे रेवेन्यू चाहिए बर्बाद करके घर घर को। तो हमने उसी समय से शराबबंदी आंदोलन शुरू किया 1968 से। बहुत से काम किए, एक बार तो पूरा बंदी कराया था, उसी बंसीलाल जी ने बंद किया, लेकिन उसके बेटे ने अंदर से स्मगलिंग कराई और फेल हो गया। अब हम पुराने किस्से में नहीं जाते हुए, अब हमें एक पूरी ताकत जोड़नी है और उसके लिए मैं आपका सेवक हूँ, सिपाही हूँ, और मैं आज आपकी उपस्थिति और आपकी ताकत को देख करके ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए। मैं आपका सिपाही बन करके जितना अधिक से अधिक समय है उसके लिए मैं तैयार हूँ, पूरा टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अपनी एकता करनी है पूरी ताकत से। जब महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उठाया था झंडा, मैं पूरा उनका सिपाही बन करके मैंने काम किया। जो होंगे हमारे बागपत के, शामली के, सब लोग जानते होंगे। मैं तो उनके साथ भी गया महाराष्ट्र में, वो क्या नाम थे, हाँ शरद जोशी जी के साथ। और फिर तो वो उल्टे काम करने लग गए, बड़े बड़े रिलायंस कंपनी के फायदे में। तुमने कहा ये तो उल्टा काम है भाई शरद जोशी जी, हमने उनका साथ छोड़ दिया। तो अब आप लोग फिर तैयारी कीजिए, और हमारा दफ्तर है 7 जंतर मंतर रोड, उसको अपना दफ्तर बनाइए। सारा देश वहीं पर आता है, आपको बना बनाया दफ्तर मिलेगा दिल्ली के अंदर।
कंप्यूटर हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, और भी अपने लोग ले आइए, एक योजना बनाइए, अच्छी जबरदस्त योजना बनाइए, और उसके लिए एक यात्रा निकालनी हो। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, इस साल के 1 जनवरी को मैंने कुरुक्षेत्र के कई किसान संगठनों से कहा 1 जनवरी को हमें वहां से यात्रा लेकर के और दिल्ली तक चलना है। बस वो ढीले पड़ गए, अभी नहीं स्वामी जी, अभी ठंड बहुत है, अभी ये है वो है, कोहरा पड़ रहा है। अरे भैया, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही देश के अंदर, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी कोहरा, ये रहेगा। लेकिन हमारे लिए, किसानों को लड़ने के लिए रोज हर दिन हमारे लिए पर्व है, उत्सव है, हम उसके लिए तैयार होकर के आगे बढ़ेंगे। तो बगावत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बगावत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारा दिल रो रहा है, हमारा दिल छटपटा रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? हमसे कोई पूछे तुम बगावत की बात क्यों करते हो? इस देश के अंदर संविधान है, कानून है, कोर्ट कचहरी है, हमें इन कोर्ट कचहरियों से कोई न्याय नहीं मिलने वाला। हम शांतिपूर्ण बगावत करेंगे, हम कोई हथियार लेके नहीं आए, लाठी भी नहीं लेके आएंगे, जेली भी लेके नहीं आएंगे, हम तो अपनी आवाज लेकर के आएंगे, हम गांधी जी के रास्ते पर चल करके आएंगे। लेकिन हमारा घेराव होगा तो दुनिया देखेगी, दुनिया ये तहरीर स्क्वायर इजिप्ट का भूल जाएगी, ये अन्ना आंदोलन को लोग भूल जाएंगे, ये सारे आंदोलन भूल जाएंगे जब किसान आएगा उमड़ते घुमड़ते देश की राजधानी दिल्ली में अपना हक मांगने के लिए। 1 करोड़ किसान जिस समय सिर पर कफन बांध करके, और ये भगवा पगड़ी, ये जो हमारे सरदार लोग जब ये पगड़ी बांध लेते हैं ना इस रंग की, तो उसके बाद फिर आर पार की लड़ाई होती है। क्यों सरदार जी? तो भाई मैंने तो बांध रखी पहले से, ऊपर से लेकर नीचे तक बांध रखी मैंने। तो इसके लिए आइए आप लोग लड़ने का एक बनाइए। और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, क्या कहें? बगावत करने जा रहे हैं, किसान बगावत, बागी हो रहा किसान, उसको उम्मीद नहीं है किसी से अभी, अब वो अपना हक खुद लेने के लिए जा रहा है। उसको सुना दीजिए, 1 टन पर सोने के तार खींचे, मेहनत हम करते हैं, कपास हम पैदा करें, गेहूं हम पैदा करें, गाय का दूध और भैंस का दूध और उसके मक्खन मलाई हम पैदा करें, हमारे बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते हैं। और जिनको ये नहीं पता कि गाय के भैंस के थन आगे की तरफ होते हैं कि पीछे की तरफ होते हैं, उनके बच्चे डबल रोटी के दोनों तरफ मक्खन लगा के टोस्ट खा रहे हैं, और किसान का बच्चा भूखा बैठा है। जो कपास की खेती करता है उसके घर में कपड़े नहीं है। और जिनको ये नहीं पता कि कपास पौधे पे होता है कि पेड़ में लगता है कि बरसात में गिरता है, उनकी मेम साहब दिन में 4-4 बार साड़ी बदल रही। ये सारा का सारा अन्याय देखते देखते हमारे आंखों में खून उतर आया। इसलिए मुट्ठी बंद करके हम कहना चाहते हैं, 1 टन पर सोने के तार खींचे और 1 टन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं है। पूरे एकड़ में बनी हवेली और रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय को मिटाना है दोस्तों और साथियों, और मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है। ये जो 15 अगस्त आ रही है, इस 15 अगस्त को आप लोगों ने आज ऐलान कीजिए, सारे देश के किसान, जितनी दूर तक आपकी आवाज जाए, हम अपने गांव-गांव में किसान झंडा, तिरंगे के साथ साथ किसान झंडा भी एक फहराया जाए, और किसान अपनी आजादी की घोषणा करे। आज तक हम किसी गफलत में पड़े हुए अपने आप को आजाद मान रहे थे, लेकिन अब हम अपनी आजादी की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। किसान की आजादी की लड़ाई की शुरुआत 15 अगस्त से शुरू कर दी जाए, और कहा जाए कि जब तक हम पूरे देश को, अपने आप को, धरती के 1-1 इंच को हम आजाद नहीं करा लेते, आज से पहले भी अधिग्रहण की गई जमीन, ये मत सोचो सरकार में बैठे हुए लोगों कि हमारी मांगे आगे के लिए हैं। हम आगे के लिए तो मांग रहे हैं, लेकिन पीछे भी जितनी जमीनें तुमने ले रखी हैं, वो सारी के सारी के ऊपर हम अपना मालिकाना हक वापस ले सकते हैं। तो इस अंदाज से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, और मुझे विश्वास है
कि आज का ये जो सम्मेलन है एक ऐतिहासिक सम्मेलन है। इसमें आप लोगों ने आकर के जो अपना हिस्सा दिया, भाग लिया, और यहाँ से जो संकल्प लेकर के जा रहे हैं, ये आग की तरह देश में फैलेगा। हजारों कार्यकर्ता आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके सारे इलाके से निकलेंगे लोग, कोई कमी नहीं रहेगी कार्यकर्ताओं की। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मेरे जैसे अभी नौजवान, या मैं अपने आप को इतना नौजवान तो नहीं कहूँगा, 75 साल का होने जा रहा हूँ मैं, लेकिन हरियाणा का घी खा रखा है मैंने, अभी मैं जल्दी मरने वाला भी नहीं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप लोग तैयारी कीजिए। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, पीड़ा कुर्क होती, गर्म ताजा खून खेतों में बहाया जा रहा। मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है। मत बजाते हीरो तुम तान वीणा के पुराने, मौत से आंखें मिलाने का जमाना आ गया। अब हमें लड़ना पड़ेगा और उस लड़ाई की तैयारी करो। और साफ कह दो बैठे हुए बड़े बड़े पार्लियामेंट के लोगों से, बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया। ये आंधी उठाई, हरियाणा में कहते धुम्मा ठा दो, तो धुम्मा ठा देंगे भाई, लठ गाड़ देंगे दिल्ली में आके। तो ये काम करके अब हमें पीछे नहीं हटना है। आप लोग तय कीजिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता की आप ड्यूटी लगाइए। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, काम चाहिए। आप लोग अपना साथी बनाइए, अपना सिपाही बनाइए। मैं इसी में अपने जीवन को धन्य धन्य समझूंगा।